मैंने आप लोगों को सर टेलीग्राम में, प्लीज एक बार शांत सर रहिए, आवाज बंद, शांत हो जाइए एक बार, सुनिए। टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों से पहले भी बता चुका हूं कि मैंने आपको कुछ नोट्स और कुछ वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया हूं। तो मेरी बात को ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वहां पे आप लोगों को जो वीडियो का प्लेलिस्ट है आप सभी के पास लगभग लगभग 1 से लेकर 8 तक की जो वीडियो का प्लेलिस्ट है वो आप सभी के पास पहुंच चुका है, और वो भी लिंक के साथ में। ठीक है, लिंक के साथ में। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पीडीएफ की बात करूं, पीडीएफ आपके पास जो गया है यूनिट नंबर 6 तक गया है। यूनिट नंबर 6 तक की पीडीएफ आपके पास चली गई है। आज आपके पास टेलीग्राम पर यूनिट नंबर 7 की पीडीएफ, यूनिट नंबर 8 की पीडीएफ, यूनिट 9 और यूनिट 10, यानी आज मैं आप लोगों को सारी पीडीएफ यहां पर भेज दूंगा। 7, 8, 9, 10 रह गया है, ये भी पीडीएफ आज आपके पास पहुंच जाएगी। इसके बाद जो भी पीडीएफ आपको भेजूंगा वो क्वेश्चन के आधार पर एक टॉपिक होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। अब आपको मैं उस तरीके की पीडीएफ भेजूंगा। पहले आपको ये सिलेबस के आधार पे यानी यूनिट नंबर 10 तक की आज मैं आप लोगों को, ये क्लास समाप्त होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। केवल आपके पास पीडीएफ भेजना मैं स्टार्ट कर दूंगा। यूनिट नंबर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, पूरी पीडीएफ में आज आपको भेज दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि टेलीग्राम पे सर सारी मुझे तो ऐड नहीं किया पीडीएफ सर। आपके पास जा रही है। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? सर मुझे तो ऐड नहीं किया, मैंने मैसेज किया था अरे नहीं, सर। मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया था लिंक, मैंने ग्रुप में लिंक डाला है यूट्यूब पे जो है इसका। एमपीपीएससी वाले में सर। ये तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने एमपीपीएससी में डाला कि यूजीसी नेट में डाला। ठीक है, मैं एक बार आपको सर दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना? हाँ सर, एमपी सेट वाले ग्रुप में सर। ठीक है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको एमपीपीएससी। ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको ये पीडीएफ आज आप लोगों को पूरा टोटल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि मैं आप सभी से यूनिट नंबर जो है 8, यूनिट 9, यूनिट 10, इसके बाद मैंने 1, 2, ये आप सभी की जो है लगभग लगभग ये यूनिट टोटली फिनिश हो चुकी है। इसमें कुछ चीजें अब रह नहीं गई है। यूनिट नंबर 3 मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। यूनिट नंबर जो 3 मैं जिक्र कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, उस यूनिट नंबर 3 में केस वर्क पर बात कर रहा हूं, केस वर्क से। और आज अंतिम पार्ट है, लास्ट पार्ट है सोशल केस वर्क का, लास्ट पार्ट है। अभी हम बात करेंगे उसके सिद्धांत पर, अभिगम पर यानी अप्रोच पर, केस वर्क के अप्रोच कौन कौन से हैं, और फिर केस वर्क के मेथड पर बात करेंगे। बस 3 चीजें रह गई हैं, बाकी केस वर्क में जो चीजें मेन मेन है मैंने वहां पर आपको बता दिया है। ठीक है, एक चीज और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप सभी लोग। जैसे कि जब वीडियो का प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में जा रहा है उसमें आप देखेंगे तो मैं आपको एक संख्या थोड़ा सा अलग होगा। जैसे मैंने 5 लिखा समाज कार्य, ये प्लेलिस्ट है। यहां अगर आप ओपन करेंगे तो यहां दूसरी वीडियो ओपन होगी, और यदि मैंने लिखा है एक जगह समाज कार्य 5, तो ये दो यूट्यूब चैनल है ना मेरे पास, तो मैं इस यूट्यूब चैनल का, इसका मतलब आपके पास इसकी वीडियो अलग है, इनमें वीडियो अलग मिलेंगी, कुछ वीडियो सिमिलर मिलेंगी और कुछ कंटेंट आपको अलग मिल जाएंगे। तो इसलिए जो सिमिलर मिलेगा उसको आप हटा दीजिएगा, जो आपको अलग एक यूनिक दिखेगा उस वीडियो को ओपन कर लीजिएगा। थोड़ी सी वीडियो में प्ले, अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको दिखेगा वहां पे स्पीड को लेकर, है ना, स्पीड को लेकर। तो स्पीड पहले जैसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल के नीचे अगर आप करेंगे 1.75 आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी तेजी से चलेगी, है ना, थोड़ी सी वीडियो तेजी चलेगी। और वहां पे आपको मैं तेजी से इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं कि आप बातों को सुने। जैसे कोई पॉइंट मैं बोला तो वहां पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए और पॉइंट्स को उसे नोट कर लीजिए, है ना। ये है तरीका एक पढ़ने का। और जो आप लोगों ने यहाँ पे 8, 9, 10, 1, 2 आपने देखा है, मैं नोट्स बनवाया है, उसकी अब नोट्स जो है उठा लीजिए। पर डे 15 से 20 मिनट एक टॉपिक को कवर करिए अपने उस शॉर्ट नोट्स को जो आप लोगों ने बनाया है ना। डेली इस तरीके से काम करिए, इससे क्या होता है कि रिदम बनी रहेगी। सोशल वर्क का जो टॉपिक है उस समाजकारी के सब्जेक्ट में आपकी रिदम बनी रहेगी। अगर अप्लाइड प्रश्न आएंगे तो ताकि आप वहां पे तर्क सही तरीके से करें। जब फैक्ट ही नहीं पता होगा तो हम तर्क कर ही नहीं पाएंगे।
और फैक्ट के आधार पे ही तार्किकता वाले प्रश्न बनाए जाते हैं, क्योंकि उन प्रश्नों में यथार्थता होती है, वास्तविकता होती है। जिन चीजों में वास्तविकता होती है उन्हीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आप सोशल वर्क करेंगे। अब बात सुनिएगा पार्ट 1 के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट आप सबको मालूम है, आज जो है 4 तारीख है, 4 मई 2024 है। पेपर आप सबके 18 जून के हैं। आप पर डे सोशल वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, मेरे से अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में भी आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। कहने का मतलब कम से कम मान के चलिए कि आपके 50 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए, कम से कम। मिनिमम में मैंने आपको रखा यहाँ पे, मिनिमम में 50 यानी 25 क्वेश्चंस। अब इसको अगर आपको सही करना है तो आज से ही पेपर 1 का सिलेबस उठाइए। एक सिलेबस मतलब कुल 10 यूनिट है, कुल टोटल 10 यूनिट है। ठीक है, अब आप लोग क्या करिएगा, इसमें लगभग इस महीने के माह मतलब मई के माह में आपको 8 यूनिट कवर करनी है। 8 यूनिट कवर करनी है। आप 3 दिन ले लीजिए, 2 दिन ले लीजिए, एक यूनिट को यूट्यूब का सहारा लीजिए। यूट्यूब, अब आपको दूसरे टॉपिक को छेड़ना नहीं है। जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसमें मत जाइए, जो आपको आता है, जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं, उस टॉपिक को आप एक बार दोबारा से रिकॉल करिए और उसको देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, डीआई अगर मैथ आपका मान लीजिए थोड़ा सा वीक है तो मैथ पे ज्यादा समय व्यतीत ना करें, है ना, मैथ पे ज्यादा समय व्यतीत ना करें अगर आपको डीआई आपकी वीक है तो। ठीक है, अगर उसका केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, और समझ के 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए, बस वहीं इसको छोड़ दीजिए। बाकी और चीजों पर आप फोकस करें, जैसे हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, ठीक है, इन पे फोकस करें। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ब्लड रिलेशंस वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर आप फोकस करिए। पार्ट मैं 1 के लिए बता रहा हूं, ठीक है, इन्वायरमेंट पर भी फोकस करिए आप लोग। ठीक है, ये चीजें आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 घंटे प्लीज आप लोग समय दीजिए पेपर 1 का, अब वो समय आ चुका है। ठीक है, चलिए बताइए, कोई डाउट किसी को तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं अपने टॉपिक को लेकर, व्यक्तिक समाज कार्य में। बताइए किसी को कोई नहीं सर। दुविधा? ओके, तो सुनिएगा फिर मेरी बात को, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल गई होगी, मुझे जहां तक उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। और मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं केवल कि क्या चीजें किस तरीके से होती है। व्यक्तिक सेवा कार्य के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, है ना। उसको बोला जाता है सोशल केस वर्क कहा जाता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत कल मैंने आप लोगों से प्रक्रिया, चरण और साथ ही साथ केस वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने बताया था कल की क्लास में, कि उसके अंग कौन कौन से होते हैं, 4 पीज वगैरह के बारे में बताया था, पार्लियामेंट के बारे में बताया था। तो आज मैं बात करने वाला हूं व्यक्तिक सेवा कार्य के अंतर्गत सिद्धांत को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो सिद्धांत है जो कॉमन तरीके से, कॉमन का मतलब जनरली यानी सामान्य तौर पर, आप ग्रुप वर्क में भी लागू कर सकते हो, आप कम्युनिटी वर्क में भी लागू कर सकते हो, और ये तो केस वर्क का पार्ट तो है ही है। साथ ही साथ समाज कार्य के सिद्धांतों में भी ये चीजें आप बता सकते हो अगर कोई आपसे पूछता है तो। ठीक है, परंतु सोशल ग्रुप वर्क में एग्जिट पार्लियामेंट, सॉरी जी बताइए, सॉरी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। क्या बात है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? नहीं दिख रही सर। नहीं, शाम स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर बाय द वे अगर स्क्रीन दिखाई ना दे तो प्लीज एक बार लेफ्ट कर जाएंगे तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि रिदम बनी है ना, ब्रेक ना करिएगा। अगर कोई डाउट होता तो आप लोग जो है तुरंत बताइएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई भी करूंगा। लेकिन अब मेरे यहां से नेटवर्क दोपहर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शाम को इश्यू हो सकता है, ये मैं आपको इस बात से मैं सहमत हूं। अच्छा, पहली बात मैं आपसे बात कर रहा था व्यक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत में। तो व्यक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत में एक सिद्धांत होता है जो आप भलीभांति तरीके से जानते हैं,
व्यक्तिकरण का सिद्धांत। अच्छा, अगर आपसे ये सिद्धांतों की बात करता है कि ये सिद्धांत दिया किसने है, तो आप सभी लोगों को एक नाम याद रखना होगा, रॉबर्ट बिस्टिक का नाम। व्यक्तिकरण का सिद्धांत अगर आपसे पूछता है तो यहां नाम याद रखेंगे बर्जाइना का नाम, लेकिन सोशल केसवर्क का सिद्धांत अगर आपसे परीक्षा में पूछता है तो रॉबर्ट बिस्टिक का नाम लगाएंगे। सन 1957 का दौर था। ये वही दौर है जिस समय सोशल केसवर्क में एच पार्लियामेंट ने समस्या समाधान के उपागम में 4 P जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। फैक्ट भी प्रश्न बनेंगे, अप्लाइड भी प्रश्न बनेंगे। आप जो विगत वर्ष के प्रश्न है उठा के देखें। क्या समझ में नहीं आया भाई? यही सर कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत आप समाज कार्य में किसका बता रहे हैं और ऐसे किसका बता रहे हैं, और फिर एच पार्लियामेंट भी कैसे आ गए? अरे एच पार्लियामेंट का दौर था, ये समस्या समाधान क्या कर रहे ट्विंकल, है ना। समस्या समाधान का उपागम एक है सन 1957 का, और वही 1957 में व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया गया था, या व्यक्तिक सेवा कार्य का सिद्धांत आया था। कुल 7 सिद्धांत रिलेट कराए गए थे रॉबर्ट बिस्टिक के द्वारा। रॉबर्ट बिस्टिक के द्वारा ये सिद्धांत है। वीडियो देख लीजिएगा तो आपको वहां पे भी समझ में आ जाएगा। प्लीज समझने का प्रयास करिए। अभी समझ में आया ये बतना बताइए, अभी समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर आ गया। अरे ये जो सोशल केस कार्य है या व्यक्तिक सेवा कार्य है, ये सिद्धांत है, किसने दिया है? बिस्टिक के द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट बिस्टिक के द्वारा। कब दिया गया था? 1957 में ये दिया गया था। 7 सिद्धांत एक क्रम में इसने रिप्रेजेंट किया था। अब देखो व्यक्तिकरण के सिद्धांत में समझिए, एक नाम आपने सुना है, किसका नाम? बर्जाइना का नाम, बर्जाइना रॉबिसन। कितने लोग जानते हो इनके बारे में? प्लीज बताइए जरा एक बार। सुना सर। हाँ, बताइए क्या है, ये क्या करते हैं, ये इनकी क्या भूमिका है, बताइए प्लीज। बर्जाइना रॉबिसन, भाई मैं आपको बताता हूं फिर समझो। सोशल वर्क में इस महोदय ने व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया है। सोशल वेलफेयर को लेकर बात करने वाला कोई विद्वान था अगर सोशल वेलफेयर को लेकर, ठीक है, सोशल वेलफेयर को लेकर, तो ये बर्जाइना रॉबिसन का ही नाम आता है। बर्जाइना रॉबिसन का ही नाम आता है। और व्यक्तिकरण का सिद्धांत को व्यक्तिक सेवा कार्य में अगर किसी विद्वान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका बताया है, इंपॉर्टेंस भूमिका बताया है, तो वो किसका नाम आता है? बर्जाइना रॉबिसन का नाम आता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में नाम आपने सुना है मैरी रिचमंड का। मैरी रिचमंड का ये सिद्धांत पर बल दे दिया गया, यानी एक प्रकार से जोर दिया गया कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है। आप सब जानते हो प्रत्येक व्यक्ति की विशेष विशेषताएं होती हैं, है ना। आपकी अलग विशेषता है, मेरी अलग विशेषता है, ठीक है। और उन विशिष्ट विशेषताओं को समझने का जो प्रयास किया जाता है वो व्यक्तिकरण के सिद्धांत में किया जाता है। ये बात मैरी रिचमंड कहते हैं व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षमता से भिन्न होता है, मानसिक रूप से, सांवेगिक रूप से इत्यादि के माध्यम से हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। जब तक सेवार्थी की समस्या को अलग अलग नहीं समझोगे तब तक उसे उचित लाभ नहीं दे पाओगे, यह कहता है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। तो आपको करना पड़ेगा अलग अलग से अध्ययन, क्योंकि उस व्यक्ति की समस्या भी तो अलग होगी। अब जरूरी ये नहीं कि जो मेरे पास समस्या हो आपके पास समस्या हो, जरूरी ये भी नहीं कि जो आपके पास समस्या हो मेरे पास समस्या हो। बात को समझो, यह है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। अब व्यक्तिकरण का सिद्धांत जब आप लागू करते हो ना, तो उस कंडीशन पर आप मेडिकल सोशल वर्कर हो
आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप असिस्टेंट लेक्चरर हो, तो उस कंडीशन में पूर्वाग्रह रहित या बाधा मुक्त वातावरण के माध्यम से व्यक्तिकरण का सिद्धांत को लागू करना चाहिए। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता यहां पर अगर मैं बात करूं पूर्वाग्रह रहित क्रियाकलाप को संचालित करना चाहिए, क्रियाकलाप का संचालन करना चाहिए। क्या इस बात से सहमत हैं आप? होना चाहिए, पहला पॉइंट। जी सर। दूसरा पॉइंट, व्यक्तिक कार्यकर्ता होने के नाते मानव व्यवहार का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, यानी मनोविज्ञान भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मनोविज्ञान पढ़ने का मतलब यही होता है कि बेसिकली हम मानव के व्यवहार का अध्ययन सही तरीके से कर सके। यदि आप देखिए, जो अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर होते हैं, ठीक है, जो समाज सेवा करते हैं, उन्होंने एमएसडब्ल्यू नहीं किया है, उन्होंने एमएसडब्ल्यू के सिलेबस में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसको जोड़ा गया है, उसके बारे में उनको नहीं पता है। हमें ये जानकारी नहीं हो पाती है कि व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हमें उसके आवश्यकता के आधार पर ही उसकी समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो उसके लिए उस व्यक्ति के व्यवहार को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, और यह क्रियाकलाप केवल और केवल एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता कर पाता है। तो इसलिए मानव व्यवहार का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ये दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सामाजिक कार्यकर्ता बेसिकली सेवार्थी की बातों को सुनने और अवलोकन करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं बात सुनने की और अवलोकन करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। सुनिएगा, श्रवण, यूजीसी नेट यूज करता है सुनने की जगह शब्द श्रवण। एक क्वेश्चन आया, एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण किसके द्वारा दिया गया है? सक्रिय सुनना या एक्टिव लिसनिंग, किसका कॉन्सेप्ट है? बोलिए भाई, बोलिए। नहीं पता? व्यक्तिकरण का सिद्धांत सर। नो 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 नो, मैंने व्यक्तिकरण का सिद्धांत नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा एक्टिव लिसनिंग किसका कॉन्सेप्ट है, मैंने ये पूछा। कार्ल रोजर्स, किसका? कार्ल रोजर्स किसका कॉन्सेप्ट बोलो? कार्ल रोजर्स। अब भूलना मत, ठीक है, याद रखना। बेसिकली कार्ल रोजर्स ऑटो रैंक से प्रभावित थे, है ना। रोजर्स महोदय बेसिकली ऑटो रैंक के छात्र विशेष में से बेसिकली एक भूमिका थी रिलेशनशिप थेरेपी, और रिलेशनशिप थेरेपी के दौरान एक्टिव लिसनिंग जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ था। रिलेशन थेरेपी सन 1933 में, रिलेशन थेरेपी जस्सी ट्राफ्ट की भूमिका थी। जस्सी ट्राफ्ट 1933 में रिलेशन थेरेपी। अब आगे सुनिए, यहां पे आइए टॉपिक पे। तो मैंने कहा सुनने की, देखिए श्रवण, अगर कोई बात सेवार्थी आपको बता रहा है तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको बोर महसूस हो रहा है, ऐसा फील नहीं होने चाहिए उसके पास, या तो आपके पास, या उसको ऐसा जानकारी मिल जाए कि भाई अगर आपको उसकी बातें जो है बोर लग रही है तो बताएगा नहीं आपको डेटा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर सुनने की क्षमता, वो उसके पास समस्याओं का अथाह एक प्रकार से भंडार है, उन समस्याओं को सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और आपको यह भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी समस्या उसको प्रभावित कर रही है, अवलोकन भी आपको आना चाहिए करना। और सिंपल शब्दों में अवलोकन की परिभाषा आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं। ध्यान देने की क्षमता या आदत, किसी व्यक्ति की निगरानी से बचने के लिए, किसी वैज्ञानिक या विशेष उद्देश्य के लिए किसी तथ्य या घटना को देखना या नोट करने का कार्य दर्शाता है अवलोकन को, दर्शाता है अवलोकन को। तो अगर कोई पूछे अवलोकन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल शब्दों में बोलिएगा कि किसी तथ्य या घटना को पहचानने और नोट करने का एक कार्य जिसमें अक्षर टूल्स के साथ माप को शामिल करता है, वही अवलोकन कहलाता है, वही अवलोकन कहलाता है। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, साथ ही साथ सेवार्थी के प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। यानी सेवार्थी की, देखिए आपको उसको सक्षम बनाना है। अब ऐसा नहीं कि सेवार्थी का जो कैपेसिटी वो अलग है, आपने टेक्निक ऐसा लागू कर दिया कि वो कर सकता नहीं, यानी एक प्रकार से वहां पे वो सक्षम है नहीं। तो इसका मतलब है कि जब भी आप उसके साथ, उसके गोल के साथ एक्टिविटी को आपने संलग्न किया है, तो ऐसा संलग्न करें कि सेवार्थी वहां पर जो है उस चीजों को कर सके, उसको प्रॉब्लम ना हो। अपने सुख सुविधा के लिए आप कोई मान लीजिए टफ टेक्निक को लागू कर देते हो, तो सेवार्थी कर नहीं पाएगा। व्यक्तिकरण के सिद्धांत में कहता है कि भाई आपको, व्यक्ति अलग है, यूनिक है, तो हमें क्षमता देखनी पड़ेगी उसकी, इसलिए उस प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। या आप कह लीजिए कि एक बार आप करके दिखाइए काम को, दोबारा आप सेवार्थी से बोलिए काम करके आप दिखाओ, या तो आप उसके साथ ही साथ काम करो, आप भी करते रहो, सेवार्थी भी करते रहे, क्योंकि हमें उसे इंडिपेंडेंट बनाना है ना। तो इस तरीके की चीजों को लागू करो। भावनाओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए, है ना, दृष्टिकोण को बनाए रखने की योग्यता होनी चाहिए। ये सब बेसिकली भूमिका होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है, इससे सवाल परीक्षा में आता है। उसके बाद देखिए, आता है एक भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत। भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत, ठीक है। चलिए जरा मुझे एक बार बताइए, ठीक है, सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत में अगर भावनाओं के आपको उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत पूछा गया तो वो किस तरीके से हो सकता है, जरा मुझे एक बार स्पष्टीकरण करिए प्लीज, बताइए। इमोशंस को क्लाइंट के साथ कंट्रोल करना सर, भावुक नहीं होना सर। भावुक नहीं होना है, ओके। ये जो क्लाइंट की जो भावनाएं होती है ना, उस भावनाओं में बह के और उसके साथ वैसी भावनाओं वाली सर बातें नहीं करनी सर। अपने गोल, अपने अचीव को सर ध्यान में रख के ही क्लाइंट के साथ एक रिलेशन को बिल्डअप करना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया जवाब दिया। सर, फिलहाल उसकी समस्या का निदान हमको साइंटिफिक तरीके से ही करना चाहिए। ओके, इमोशनल को कंट्रोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब सुनिए, अब एग्जाम में बाय द वे मान चलिए अभी तक तो भावनाओं से नहीं आया है, लेकिन व्यक्तिकरण से आया था। अगर आ जाए तो किस तरीके से आएगा जरा सुनिएगा। भावनाओं की उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्रेस करना। क्लाइंट की अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता की पहचान होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सेवार्थी को मन में हिचकिचाहट ना हो, है ना, पहली बात। दूसरी बात यह कि वो जो है स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को आपके सामने व्यक्त कर सके। अच्छा, ये ऐसा तब करेगा सेवार्थी आपके सामने जब वो समझ जाएगा कि आप उसकी समस्या का समाधान कर दोगे। ये तब समझ पाएगा ऐसा जब उसके साथ आपका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाएगा तब। तो कहने का भाव है कि जहां के वर्कर, जहां आप ध्यान से सुनते हैं, है ना, क्रिया को, और उस क्रिया को ध्यान पूर्वक सुनने के साथ साथ उसका अवलोकन भी करते हैं और तत्पश्चात उसकी भावनाओं का निंदा नहीं करते हैं। निंदा मतलब जानते हो, निंदा, हतोत्साहित। निंदा तो यूज नहीं होता है यूजीसी में। यूजीसी में यूज होता है हतोत्साहित शब्द। हतोत्साहित का मतलब समझते हो, जरा बताइए एक बार, इसका मतलब क्या होगा? सर सहानुभूति भरना, हाँ में हाँ मिलाना सर। नहीं, और कोई? ओवर कॉन्फिडेंस। हतोत्साहित करना होता है कि बच्चे को पॉजिटिव दिखाना कि तुम गलत कर रहे हो। देखो, हतोत्साहित करने का मतलब ये है सिंपल कि अभी किसी बच्चे ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला कंडीशन। मैं आपको बता दूं कि केस वर्कर ध्यान से सुनता है ना तो उसे हतोत्साहित करता है। एक प्रकार से एक होता है मोटिवेट करना, एक होता है डिमोटिवेट करना।
मोटिवेट प्रक्रिया जो होती है वो प्रोत्साहन की होती है, और डीमोटिवेट वाली जो प्रक्रिया होती है हतोत्साहित वाली होती है। और हतोत्साहित बेसिकली ऑप्शन गलत होता है, कभी भी इसको सत्य मत सर करिए। निराश कह सकते हैं, निराशा। निराशा ना कह के कमी कहो तो बेटर होगा, अभाव कहो तो बेटर होगा, है ना। अभाव, हतोत्साहित करना एक प्रकार से कमी को दर्शाना, या आप यहां मैं आपसे कहूं कि किसी क्रिया में बेसिकली इंक्रीज ना होना, डिक्रीज होने को दर्शाना, डिक्रीज को दर्शाना। हतोत्साहित जब वे सामाजिक व्यक्तिक कार्यकर्ता प्रक्रिया और सेवा में एक भाग के रूप में, चिकित्सा के रूप में उपयोगी होता है, तो कभी कभी उन्हें उत्तेजित और प्रोत्साहित भी करता है। मेरा कहने का मतलब कि मनुष्य सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव मानते हैं, आप सबको मालूम है। इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो सभी प्राणियों से बुद्धिमान है ना, उसमें ज्ञान भंडार है, चेतना है, भावना है, इत्यादि का समावेश है। यदि यही ना हो तो मनुष्य में पशुवत विशेषता देखने को मिलेगी, है ना, जैसे चालाक हो गया, मूल प्रवृत्तियां हो गई, है ना, इत्यादि। व्यक्ति की ये सभी विशेषताएं संयुक्त होकर कार्य करती हैं। तो संवेग व्यक्ति के प्रकृति के अभिन्न अंग है, और विशेषताएं पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो भावनाओं को स्पष्टीकरण में पूरी छूट देना, यानी अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता की पहचान करना, है ना। नकारात्मक भावनाओं का स्पष्टीकरण ना हो पा रहा हो तो उसमें उसके लिए आप टेक्निक यूज करते हो, तो हमें पता चल जाती है कि नकारात्मक क्रिया एक्टिविटीज है, ये बातों से पता चलता है। तो व्यक्तिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की भावनाओं को महत्व देना चाहिए, ये पहली बात। उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए उसकी भावनाओं का, है ना, पहली बात। दूसरी बात, सेवार्थी का यह अनुभव करे कि वह अपनी बात को अपने तरीके से कार्यकर्ता के समक्ष रख सके। आप इस तरीके से उसको, चाहे वो मोटिवेट करें, आप चाहे आप कोई टेक्निक के माध्यम से क्रिया करें, कि वो जो भी डेटा है उसके प्रति वो आपके सामने प्रस्तुत कर दे। यह है भावनाओं का उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत। अवास्तविक तरीकों का उपयोग कार्यकर्ता के द्वारा नहीं होना चाहिए। कभी भी झूठी वादे या झूठी बातें आपको सेवार्थी से नहीं करनी है, या जो भी बातें हैं आप उसके टॉपिक से हटके भी आप उस सेवार्थी से नहीं करना चाहिए। सेवार्थी का कार्यकर्ता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। कार्यकर्ता सेवार्थी को स्वीकृति देना चाहिए। सेवार्थी और कार्यकर्ता एक दूसरे की जो एटीट्यूड है, जो उसके मनोवृत्तियां हैं, उस मनोवृत्तियों से रूबरू होना चाहिए, यानी एक प्रकार से अवगत हो सके। इस तरीके की बात देखने को मिलती है भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटन के सिद्धांत। यह बात आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। चलिए एक बार स्पष्ट करिए, क्लियर है क्या? जी सर। जी सर। अब देखिए, आपने नाम सुना है स्वीकृति का सिद्धांत, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्वीकृति का सिद्धांत, इसको कहा जाता है अनुमोदन, एक्सेप्टेंस कहा जाता है। अच्छा, जरा एक बार बताइए क्या होता है? सर क्लाइंट जैसी भी स्थिति में हो उसे उसी स्थिति में स्वीकार कर लेना, ले लेना। बिल्कुल सही जवाब। यदि 18 जून 2024 को इससे प्रश्न बना तो मैं बता दूं पॉइंट में बनेगा इससे, और आपको कूट मिलेगा, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी इस प्रश्न से। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, कुछ बातें बताऊंगा इसके अंतर्गत। स्वीकृति का सिद्धांत, किसी बच्चे ने भी कहा कि क्लाइंट को वैसे, मतलब स्वीकृति का सिद्धांत में यही बात कहेगी कि क्लाइंट को वैसे ही स्वीकार करने के बारे में परिभाषित कर रहा होता है कि जैसे वह जीवन में है अपने। कहने का भाव
कि आप व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप क्लाइंट को वास्तव में उसी रूप में देखते हैं और उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसमें उसकी ताकत, उसकी कमजोरी के अनुकूल और असंगत गुण और उसके सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके रचनात्मक और विघटनकारी क्रियाओं को शामिल कर लेते हैं। कहने का मतलब मेरा वही है कि सेवार्थी जिस तरीके का है, जिस रूप में है, उसे उसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। आपको बच्चा मिल गया एडीएचडी का, आपको व्यक्ति मिल गया डिप्रेशन का, आपको क्राइम वाला व्यक्ति मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नहीं लोगे। सामाजिक कार्यकर्ता हो, आपका उद्देश्य है कि उस सेवार्थी में मॉडिफिकेशन करना, परिमार्जन करना, और आप उसको करोगे तो स्वीकृति के सिद्धांत के तहत करोगे और विदाउट भेदभाव, बिना पूर्वाग्रह से आप इस क्रिया को संचालित करोगे। तो एक परिभाषा आई थी जब हम सेवार्थी को जैसा है वैसा समझ लेते हैं तथा मानव साथी के रूप में उसका सम्मान करते हैं, सम्मान तो करना पड़ेगा, तो हम सेवार्थी को स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो हम सेवार्थी को अनुमोदित प्रदान करते हैं या अनुमोदन प्रदान करते हैं या स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है? रोनाल्ड बर्था। बर्था सी रेनॉल्ड, बर्था सी रेनॉल्ड। ठीक है, बताइए, बर्था सी रेनॉल्ड। बोलिए भाई, एक बार क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके, बोलते रहिए। अब देखिए, इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कहा कि व्यक्तिगत कार्यकर्ता सेवार्थी को जैसा है वैसा ही जानने का प्रयास करेगा, तो वही प्रत्यक्षीकृत करना चाहता है या वही रूप में देखना चाहता है, तो उसके सभी गुणों को समझना चाहता है। तो इसी के आधार पर सेवार्थी का संबंध भी स्थापित हो जाएगा। समाज कार्य या दृढ़ विश्वास है कि सेवार्थी के स्तर में भी कार्य करना शुरू हो जाएगा। तो स्वीकृति के अंतर्गत जैसे अगर मैं बात करूं तो उस सेवार्थी का आपको अंग के रूप में अगर देखा जाए तो सेवार्थी का सम्मान करना, उसके बाद उसकी मदद करना यानी सहायता, यानी प्रत्यक्षीकरण करना, स्नेह करना, प्राप्त करना, चिकित्सकीय समझ डेवलप करना, ये सारी चीजें ये स्वीकृति के अंग हैं। कितने अंग हैं सर? 7। सर प्रत्यक्षीकरण क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षीकरण देखिए, जब आप ना वस्तुगत वस्तुओं को देखना चाहते हैं, जब आप वस्तुगत जो तथ्य होगा उस वस्तुगत तथ्यों को देखते हैं तो वह स्वीकार कर लेते हैं, उसका निष्पक्ष होकर अवलोकन करते हैं, तो कार्यकर्ता का यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है प्रत्यक्षीकरण का। और प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही होता है कि आप डायरेक्ट उससे बातचीत अगर जब कर रहे हो तो उसके हर एक पक्षों पर बात करो, और वो भी वस्तुगत तरीके की। और वस्तुगत जब भी कोई कार्य होता है वो निष्पक्ष भाव से होता है, और व्यक्तिनिष्ठ रूप में जब भी कार्य होता है तो वो भेदभाव सहित कार्य होता है। तो यहां पे लिखिए वस्तुगत पक्ष, ठीक है।
ठीक है सर। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब कार्यकर्ता करेगा क्या? यहाँ कार्यकर्ता करता क्या है? कार्यकर्ता वास्तविक तथ्यों की खोज करता है। हाँ, ठीक है। क्या करता है ये बताइए? हाँ, वास्तविक तथ्यों की खोज करता है। हाँ, तो पहली बात ये आपको हो जाएगा, ये ध्यान रखना, उसकी खोज करेगा। ठीक है। उसके बाद आवाज क्लियर है? जी सर। ओके। उसके बाद व्यक्तिक कार्य का संबंध वास्तविक आधार पे बनाया जाता है। किसके आधार पर बनाया जाता है? वास्तविक आधार पे बनाया जाता है। नो, वास्तविक आधार पे, वास्तविक आधार पर बनाया जाता है। उसके बाद यहां पे अगर हम बात करें तो असफलताओं से अवगत होना, मतलब यहां पे सफलता और असफलता दोनों के बारे में जानना जरूरी है ना। सफलता प्लस में असफलता दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इससे अवगत होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट थोड़ा होल्ड रखना। जी सर। ये सारी स्वीकृति के अंतर्गत ही आएंगे ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वास्तविक जो तथ्य हो गया, उस वास्तविक तथ्यों की खोज करना होगा, ये आपका एक होगा। वास्तविक आधार पर अगर हम बात करें, व्यक्तिक समाज कार्य का संबंध बनेगा। ठीक है। उसके बाद सफलता या असफलताओं से अवगत होने की बात होगी इसमें। ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं स्वीकृति के ही सिद्धांत में दर्शाता है। ठीक है, ठीक है। सेवार्थी की लाइक डिसलाइक यानी शक्ति और कमी को जानना भी अत्यंत आवश्यक होगा सामाजिक व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता को। ठीक है, ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। इतनी पॉइंट्स बनेगी आपकी कहां पे? स्वीकृति के सिद्धांत में। स्वीकृति का सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? क्यों ये सिद्धांत आया? इसका उद्देश्य था कि दूसरे व्यक्ति के सुख में वृद्धि करना, कठिनाइयों के समय उसकी सहायता करना, है ना, रोग मुक्त होने में उसकी मदद करना, मानव के रूप में बेसिक क्षमताओं में विश्वास और उसका आदर करना, यह था स्वीकृति का उद्देश्य। यहां तक कि जीवन की दशाओं पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने में व्यक्ति की मदद करना, यह व्यक्तिकरण का सिद्धांत का उद्देश्य बनता है। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है गोपनीयता का सिद्धांत। उम्मीद है कि गोपनीयता का सिद्धांत आप सबको मालूम है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको ना पता हो। बहुत फेमस है, परीक्षा में एक बार केवल सवाल आ चुका है इससे, गोपनीयता का सिद्धांत से। जी सर। गोपनीयता समस्या सहित क्लाइंट के विवरण के बारे में गुप्त जानकारी का संरक्षण है, ये है कि नहीं? जी सर। अब सोशल केस वर्क प्रक्रिया के दौरान क्लाइंट के द्वारा दी गई जानकारी को यथासंभव गुप्त रखने में सामाजिक व्यक्तिक कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक व्यक्तिक कार्यकर्ता में जानकारी को गोपनीय रखने का सिद्धांत क्लाइंट का अधिकार है या सामाजिक व्यक्तिक कार्यकर्ता का एक नैतिक अभ्यास और दायित्व भी माना जाता है। गोपनीयता तो आपको यदि उसकी बातों को शेयर करना है तो क्लाइंट के समक्ष आप एक बार उससे प्रस्तुत करें, क्योंकि उस समस्या के समाधान के लिए मैं इस बात को जो है ओपन करूंगा या उस व्यक्ति से मैं वार्तालाप करूंगा या उनसे मैं काउंसलिंग या मीटिंग या मिनट्स रखूंगा। तो यदि क्लाइंट आपसे सहमति दर्शाता है तब आप उस बात को बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। व्यवसाय समाज कार्य की अगर मैं बात करूं तो एक कोड ऑफ एथिक्स यानी कोड ऑफ कंडक्ट यानी आप कह सकते हो आचार संहिता भी है। क्या आचार संहिता नहीं है? ये गोपनीयता रखना है, आचार संहिता भी है। तो आचार संहिता का भी पार्ट इसके अंतर्गत इन्वॉल्व हो जाता है।
है ना, मानव के आपसी व्यवहार को सुदृढ़ बनाने रखने के लिए एक आधारभूत नियम है ना। अब ये नहीं कि आपने क्लाइंट से बात वहां पे करके आया और घर पे आया अपने हस्बैंड से बता दिया, अपनी वाइफ को बता दिया, है ना, ये जरूरी, ये अच्छी बात नहीं होती है ना। गोपनीय अगर उस बात को है तो गोपनीय रखिए, क्योंकि उस व्यक्ति की एक समस्या है, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें और होना चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है, बहुत बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद क्या आता है, अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत। मनोवृत्ति का सिद्धांत देखिए, व्यक्तिक सेवा कार्य का संबंध का एक विशेष गुण है ये। कार्यकर्ता अपनी प्रक्रिया में इसकी मनोवृत्ति को अपनाता है। मनोवृत्ति का मतलब एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का आधार सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का दर्शन है, जो यह मानता है कि व्यक्ति का समस्या उत्पन्न करने में कोई दोष नहीं है या अपराध नहीं है, बल्कि उसके लिए परिस्थितियां क्या है, उत्तरदायी है। परिस्थितियां क्या है, उत्तरदायी है ना। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आप भगवान की ये देन है, ईश्वर की देन है, ये भी नहीं बोल सकते आप। अगर कोई बोला आलोचना कर दीजिए, लेकिन हां, आप परिस्थिति को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, एटमॉस्फेयर को ठहरा सकते हो, ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। तो व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उत्तरदायी या उसकी अज्ञानता को निश्चित करने को अगर कोई दर्शाता है, मतलब व्यक्ति अज्ञान होगा तब ऐसा कंडीशन हुआ है कि नहीं। व्यक्ति अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया तो ऐसा भूमिका देखने को मिली। ऐसी भूमिका का मतलब है कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है किसी के घर में और वो भी डिसेबल बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, डफ एंड डफ, जो है डम और डफ की बात अगर हम करते हैं, हियरिंग इंपेयरमेंट ले लीजिए, है ना, हियरिंग इंपेयरमेंट ले लीजिए। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप ये नहीं कहोगे कि ईश्वर की देन है। यहां आप ये दर्शा सकते हो कि यहां या तो उस पेरेंट्स की जो भूमिका बनती है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, नियोनेटल के दौरान में अगर उन्होंने जैसे कि सही तरीके से उस स्टेजेस को निभाया नहीं तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, या तो आप ये कह लीजिए कि उस पेरेंट्स की अज्ञानता की वजह से ये व्यक्ति डिसेबल हो सकता है। रीजन यही है, कोई अलग रीजन नहीं होता है यहां पे, है ना। हाँ, कुछ हद तक 40% हायरार्की को दर्शा सकते हो, हायरार्की बायोलॉजिकल, यानी 40% आप ये दर्शा सकते हो कि जैविकी हो सकता है कि किसी उसी परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को भी डेसिबल एक था, जिसकी वजह से जीन एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी, जो जीन की वजह से ये बच्चा डेसिबल हुआ। तो 40% कह सकते हो, लेकिन 60% नहीं कहोगे। ये एक मानक है। अगर इस टाइप के प्रश्न बनेंगे भी तो वहां पे पूर्णता और आंशिक जैसे शब्द को यूज किया जाता है यूजीसी नेट में, आंशिक रूप से और पूर्णता के रूप से। तो आंशिक रूप में आप जैव यानी बायोलॉजिकल या हायरार्की शब्द को यूज कर सकते हो। उसके बाद एक आता है आत्मनिश्चय का सिद्धांत, एक है ना, आत्मनिश्चय का सिद्धांत। इसे क्लाइंट का आत्मनिर्णय का सिद्धांत भी बोला जाता है। मैं सेवार्थी का आत्मनिश्चय सिद्धांत या आत्मनिर्णय करेंगे सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि आत्मनिर्णय से सवाल आया हुआ है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत देखिए, क्लाइंट आत्मनिर्णय का सिद्धांत में केसवर्कर प्रक्रिया या सामाजिक कार्यकर्ता की प्रक्रिया है। स्वयं की पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के लिए क्लाइंट का अधिकार है। आत्मनिर्णय का मतलब यह है कि उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, ये नहीं कि आप जो कहोगे वो डिसीजन लेगा, वो हमें इंडिपेंडेंट बनाना है उसे, तो निर्णय वो स्वयं ले, ठीक है, वो निर्णय स्वयं ले। सेवार्थी के इस अधिकार की सीमा निश्चित ना की जाए,
कि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ रहते हैं, है ना। मानव स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, साधन है ना कि साध्य है। कर्तव्य दोनों साथ साथ एक प्रकार से भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में नैतिक कानूनों द्वारा सीमा का निश्चय होना, संस्था के कार्यों के द्वारा सीमा का निश्चय होना, कानून द्वारा सीमा का निश्चय होना, ठीक है। साथ ही साथ केस वर्कर्स का यह कर्तव्य है कि क्लाइंट के अधिकार का सम्मान करे और उन्हें अपना निर्णय लेने की अनुमति दे। यह कहलाता है आत्मनिर्णय का सिद्धांत, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा। बस कुल कितने सिद्धांत हुए बताइए जरा एक बार। 6 कितने? 5 हो गए थे। 6 नोट नहीं कर रहे थे आप लोग? 6 हो गए थे। 6 हो गए। 6 स्वीकृति हो गया। अच्छा, उसके बाद जी क्या कह रहे हैं? एक देखिए, सार्थक रिलेशन या आप कह लीजिए सार्थक रिश्ते का सिद्धांत होता है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उसमें यह कहा जाता है कि क्लाइंट के साथ सार्थक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से क्लाइंट के व्यवहार को बदलना और क्लाइंट को आगे की प्रक्रिया के लिए अधिक आरामदायक बनाना, ठीक है। प्रदर्शन और क्लाइंट की समस्या में रुचि दिखाने के लिए माध्यम से एक सार्थक संबंध विकसित करना, क्लाइंट और कार्यकर्ता की गर्मजोशी और व्यवहार का, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं व्यवहार मतलब एक सकारात्मक व्यवहार, ठीक है, एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो इसलिए आप यहां पे एक सार्थक रिश्ते का सिद्धांत भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, है ना। आप इसमें शामिल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्तिकरण के सिद्धांतों को रिलेट कराता है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आत्मनिर्देशन मतलब निर्णय मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। उस क्रिया में आपको तो पता ही है। तो यहां आपके ये जो सिद्धांत थे ये हो गए फिनिश। जो कुल 8 सिद्धांत दिए गए थे, 6-7 जो भी थे, मैंने अभी बता दिया आपको। सोशल केस वर्क के ये बेसिकली प्रिंसिपल्स थे जो आपके यहाँ पे फिनिश हो गए। अब बात करेंगे व्यक्तिक समाज कार्य के अभिगम पर। अभिगम पर समझिएगा अच्छे से। अभिगम का मतलब अप्रोच होता है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे अप्रोचेस इन सोशल केस वर्क, तो इस कंडीशन में आपको उपचार की प्रक्रिया में बहुत से ऐसे अभिगम आए, अप्रोचेस आए जो शामिल हुए। जैसे एक सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, एक तो होता है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन, क्राइसिस इंटरवेंशन को क्या कहा जाता है? अरे भाई बोल सकते हो आप लोग? संकट हस्तक्षेप सर। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। संकट हस्तक्षेप। देखिए, अगर अपने क्षेत्र की उपलब्धि, चाहे वो केस वर्क में हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क में हो, चाहे वो ग्रुप वर्क में हो, सबसे पहले संसाधनों की पहचान करना और उसके संपर्क को स्थापित करना और संकट के दौरान क्लाइंट की सहायता करना, और यही दर्शाता है क्राइसिस इंटरवेंशन। तो संकट हस्तक्षेप एक मैं यहां पे नोट करूंगा, संकट हस्तक्षेप, इससे सवाल आता रहता है बराबर। हस्तक्षेप एक विशिष्ट मनोचिकित्सा है। चिकित्सा दृष्टिकोण के साथ एक समय सीमित हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप है जो संकट में पड़े लोग, जो संकट में पड़े लोग या लोगों को तुरंत स्थिर करता है या तुरंत
राहत देता है। बस, ठीक है, ये क्राइसिस इंटरवेंशन। क्या ये क्राइसिस इंटरवेंशन क्लियर रहेगा? ठीक है। 6 चरण है इसके, इस 6 स्टेप हैं इसके, 6 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 6। हाँ, अब सुनिए, नंबर 1 पेपर में आता है समस्या को परिभाषित करना। नंबर 2 व्यक्ति को या व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सहायता प्रदान करना। योजना बनाना। एक मिनट, विकल्प तलाशना। योजना मत बनाओ, पहले विकल्प तलाशो। विकल्प, तलाशे, योजनाएं बनाए, प्रतिबद्धता प्राप्त करें। अब इसको सुनिएगा अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये जो मैं अभी आप लोगों से बताया हूं 6 चरणों के बारे में। देखिए, संकट के दौरान कार्यकर्ता से समस्या को परिभाषित करने के लिए कहता है। पहला चरण है संकटग्रस्त कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच संबंध स्थापित किया जाता है इसमें, ठीक है, और सक्रिय रूप से सुनता है, अपना ध्यान क्लाइंट पर लगाता है, भेदभाव रहित, ठीक है, उसको स्वीकार करता है, ठीक है, क्लाइंट की भावनाओं के रास्ते में आए बिना उसके परिप्रेक्ष्य को समझना इस कंडीशन को दर्शाता है। सहानुभूति के बारे में अगर मैं बात करूं तो भी ये समस्या को परिभाषित करते समय भी कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। व्यक्ति की सुरक्षा की बात करना, यानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है व्यक्ति खुद को दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, उस कंडीशन में सुरक्षा प्रदान करना। और फिर उसके बाद सहायता प्रदान करना, तीसरा चरण है ये। क्लाइंट को दिखाता है कि वो स्वीकार करता है और उसकी देखभाल करता है, समस्या पर चर्चा करता है, जरूरतों को पूरा करता है, सहायता देता है, तो उस कंडीशन में सहायता प्रदान करना। उसके बाद विकल्प को तलाशना। विकल्प को तलाशना, जैसे ही हम क्रिया के चरण के चरणों में जो है नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो चौथा जो स्टेप बन जाएगा संसाधनों की खोजने की, और संसाधनों की खोजने की क्रिया में हम लोग उसे बोलेंगे विकल्प की तलाशने की। योजना बनाने की बात, उसके बाद योजना बेसिकली क्या होता है, जैसा कि पता है कि विश्वास स्थापित करना और विकल्प तलाशने जाने के बाद एक योजना बनाने का समय आ जाता है ना, एक प्लान के माध्यम से, ताकि उसे सशक्त बनाया जा सके, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और उसके बाद एक आता है प्रतिबद्धता प्राप्त करना, अंतिम चरण है प्रतिबद्धता प्राप्त करना। प्रतिबद्धता प्राप्त करना उतना ही सरल है जितना क्लाइंट की योजना मौखिक रूप से बताने के लिए कहा जाता है। किसी दस्तावेज को लिखना, दोनों पक्षों में उस पर हस्ताक्षर करवाना, ठीक है, इस कंडीशन को दर्शाता है प्रतिबद्धता प्राप्त करना। एक आप कह लीजिए मॉडल या उद्देश्य या एक रूल एक्वायर करना प्रतिबद्धता का। सर, तो इसमें प्रॉपर ऐसा राइटिंग में बनाया जाता है जो हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, जरूरी थोड़ी राइटिंग में करना है, आप रिटन ओरल भी कर सकते हो। नहीं, तो आप बोल रहे हैं ना प्रतिबद्धता में हम लोग उसके सिग्नेचर लेते हैं, अपना भी सिग्नेचर। हाँ, तो वो तो बेसिकली हम मूल्यांकन वाली प्रक्रिया जब बनेगी, लास्ट वाले पार्ट है ना प्रतिबद्धता प्राप्त करना, मूल्यांकन, तो उसमें हमारा और उनका हस्ताक्षर भी चाहिए ना। अच्छा, ठीक है, वो उस कंडीशन में भी रहेगा, ठीक है। ये आपका
क्राइसिस का एक मॉडल बन जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आपने एक असर्टिव जो है अप्रोच भी देखते हैं, असर्टिव अप्रोच। लेकिन एक आपने नाम सुना है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, और ये बात आपको मैं पढ़ा चुका हूं, फ्रायड का ही नाम आता है इसमें, पहले भी बता रहा था, ईगो सुपर ईगो। ठीक है, मनोसामाजिक उपागम, बताइए मनोसामाजिक उपागम किसका है? अरे मनो मनो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत नहीं है ये, मनोसामाजिक उपागम है। क्या बात है, शाबाश। मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सब मैं देखो पढ़ा चुका हूं आप लोगों को पहले भी, है ना। पहली एक किताब आई थी, जानते हैं कब आई थी? इन सोशल केस वर्क। ठीक है, 1937 में पहला, प्रथम। दूसरी किताब, अच्छा ये जो किताब आई ना, आगे चल के एक निदानात्मक संप्रदाय के नाम से जानी गई थी। तो निदान संप्रदाय किसने दिया है बताइए जरा, पेपर में सवाल आया हुआ था। निदानात्मक संप्रदाय, ध्यान सुनिए, निदानात्मक है। धूप में निदानात्मक संप्रदाय है, किसने दिया बताओ? अरे भाई गार्टन हैमिल्टन, अरे पार्लियामेंट कहां से है? निदानात्मक संप्रदाय, ये बेसिकली जब बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस पर किताब लिखी गई थी 1937 में ना, तो उस समय इसका नाम दिया था इन्होंने। कहा था कि विचार व्यवस्थाओं का खुलापन है, नए ज्ञान नवीन आंकड़े नए अनुभव पर परिवर्तित होता है, वो चीजें बेसिकली रिलेट हुआ, तब जाके निदानात्मक संप्रदाय दिया था। पेपर में आपको बता दूं 2000 आई थिंक ये जो क्वेश्चन आया हुआ था 2009 में आया हुआ था, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था सोशल केस वर्क की पद्धति को रिलेट करते हुए। तो निदानात्मक संप्रदाय जो आता है वो आता है गार्टन हैमिल्टन का नाम, नोट कर लीजिएगा। एक दूसरी किताब इनकी आई, और वो किताब आया कितने साल बाद? 4 साल बाद, 1941 में। क्या किताब, क्या नाम था? द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ सोशल केस वर्क। ठीक है, हैमिल्टन ने निदानात्मक और कार्यात्मक संप्रदायों में अंतर स्पष्ट कर दिया। इसमें निदानात्मक में प्लस में कार्यात्मक में अंतर स्पष्ट किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां ना सेवार्थी की अंतः क्रियाओं को समझना पड़ता है इसमें। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद समस्या समाधान, उसके बाद क्या आया? समस्या समाधान का उपागम। एच पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब सिंपल है। अब इन्होंने बेसिकली सेवार्थी, चाहे वह व्यक्ति हो, ठीक है, अथवा परिवार, दोनों की क्षमताओं में वृद्धि करना सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का उद्देश्य होगा। ठीक है, उसकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया था इस उपागम में। कोई व्यक्ति अगर है, उसकी कोई समस्या है, तो उस समस्या का समाधान ढूंढना है, समाधान ढूंढने के लिए यह उपागम आया था, ढूंढने के लिए उपागम आता है ये। क्लियर है?
4 P's भी शब्द यहीं पे रिलेट होता है, कल पढ़ाया था मैंने। ठीक है, व्यवहार परिमार्जन का उपागम बताइए जरा किसका है? थॉर्नडाइक है। ये मुख्य भूमिका स्किनर की है। मुख्य भूमिका किसका है? स्किनर की है। और व्यवहारवादी प्रारूप का विकास का श्रेय किसको जाता है? व्यवहारवादी प्रारूप का स्किनर को ही श्रेय आईपी पावला सर, हाँ पावला। पावला हो जाता है। इनकी थ्योरी आई थी 1904 में। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। थ्योरी का नाम बताइए इनका। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बस ये आपके उपागम जो है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपका बिहेवियर, कॉग्निटिव, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और सिस्टम थ्योरी भी इसी में आ जाता है। सिस्टम थ्योरी भी इसी के अंतर्गत ही आ जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा सिस्टम थ्योरी के बारे में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। बस यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया। उपागम कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है, प्रविधियां है, प्रविधि के बाद हम ग्रुप वर्क शाम को स्टार्ट करेंगे। प्रविधि पढ़ा के ग्रुप वर्क स्टार्ट करेंगे कल, आज शाम को। ठीक है, चलिए।